सर, आपने कहा कि 26 अमेंडमेंट के बाद जुडिशरी आज़ाद नहीं रही, लेकिन दुनिया में तो जैसे जजेस मुंतखब होते हैं, अब पाकिस्तान में हो रहे हैं, यही वाला निज़ाम दुनिया वाला लाया गया है पाकिस्तान में, तो इसमें गलत क्या चीज़ है? देखिए, दुनिया में तो ये भी निज़ाम है कि एज की कोई लिमिट नहीं होती है। जो वकील जिस कैपेसिटी में मेंटल हेल्थ में मौजूद है उसी के मुताबिक उसको जज का मनसब दिया जाए। हमारे पास हाई कोर्ट की जुडिशरी के लिए बिल्कुल एक तकिया नुसी निज़ाम क्यों दिया गया है कि पहले 45 साल था, अब 40 साल है। क्या 40 साल से कम वाला बेवकूफ़ है? क्या उसकी मेंटल हेल्थ इतनी अच्छी नहीं है जिस तरीके से वो जज बन सके? क्या इंग्लैंड में और दूसरे ममालिक में कोई एज लिमिट मौजूद है हाई कोर्ट का जज बनने के लिए? तो हमारे पास क्यों है? ठीक है, आप उन्हीं से ही कर ले, उन्हीं से ही मुशाहिबा कर ले, उसी से ही अपने आप को पैरेलल कर ले और एज इट इज कॉपी पेस्ट करके निज़ाम ला लिया है। वो आप नहीं करते, अपने मतलब की चीज़ें कॉपी कर लेते हैं और अपने मतलब की चीज़ें पेस्ट कर देते हैं। तो आखिर में निकलता ऐसा है, ना वो घोड़ा होता है ना वो गधा होता है, एक अलग ही चीज़ निकल के सामने आ रही होती है और वो कुर्सी पे बैठ रही होती है और हमें बर्दाश्त करना पड़ रहा होता है उसको। अच्छा, 26 अमेंडमेंट के बाद होने के बाद आप कुछ ऐसे फैसले बता दें हमारे ऑडियंस को जो गलत हुए हों, क्योंकि 26 अमेंडमेंट से पहले तो काफ़ी ऐसे फैसले थे जो कि कानून को, आइन को तोड़ा गया। जैसे कई सियासतदानों को मुल्क बदर किया गया या किनको फांसी दी गई, किनको जेलों में डाला गया। वो 26 अमेंडमेंट से पहले था, उनके बाद तो कुछ हुआ ही नहीं। देखें, 26 अमेंडमेंट को भी हम साइड पे रख देते हैं। हम 26 अमेंडमेंट से पहले की जो पोजीशन थी वो क्या थी? उस वक्त भी सिर्फ डिफेंस और क्लिफ्टन के वकील ही जजेस बनते थे। मेरे और आप जैसे गरीब का बच्चा जज नहीं बनता था, उनके ही चैम्बर के भांजे भतीजे जजेस बनते थे, बगैर इंटरव्यूज़ के आते थे, बगैर टेस्ट के आते थे। यहाँ पे एक सिविल जज मजिस्ट्रेट का भी टेस्ट होता है, उसका भी इंटरव्यू लिया जाता है, लेकिन भांजे भतीजे का टेस्ट और इंटरव्यू नहीं लिया जाता था। सिर्फ डिफेंस क्लिफ्टन के अंदर ही हमारी जुडिशरी घूम रही होती थी। इसके ऊपर आप बात क्यों नहीं करते हैं? आप इसके ऊपर बात क्यों नहीं करते हैं कि क्या जो हमारे कॉम्पिटेंट लॉयर्स हैं, क्या उनकी तादाद कम हो गई है या ख़त्म हो गई है? जो आपने जुडिशरी से रिटायर बाबू को ट्रिब्यूनल्स में और एडॉक जजेस आपने अपॉइंट कर लिए हैं, ये हमें नज़र क्यों नहीं आते हैं? ये हमारे यंगस्टर किधर जाएंगे जब हमारे सीनियर है? बड़े अदब से, बड़े कदर से हम उनको देखते हैं, लेकिन हम ये देखते हैं कि आपने एक टेन्योर कंप्लीट कर लिया, खुदारा दूसरों को मौका दें, अपने आप को अकल कुल ना समझें। हमारे यंगस्टर कहाँ पे जाएंगे? जब कुर्सियाँ ही खाली नहीं होगी तो हमारे यंगस्टर कहाँ पे जाएंगे? जहाँ पे 26वीं तरमीम की हम बात करते हैं, यहाँ पे जुडिशल कमीशन, जुडिशल कमेटी के नाम पे जो मामलात हैं वो सारे वो एमएनएज हैं, वो मिनिस्टर्स हैं, वो मंजूर नज़र लोग हैं जो फॉर्म 47 की पैदाइश हैं। हम 26वीं तरमीम को मनो मन तस्लीम कर लेते अगर वो लोग जो जजेस की अपॉइंट करने वाले हैं और 24 करोड़ आवाम का फैसला करने वाले लोग हैं, वो ईमानदारी से अपने आवाम के वोट से इलेक्ट होके आते तो हम 26वीं तरमीम को मनोमन तस्लीम कर लेते। ये तो ऐसा है कि मैं ही जज अपॉइंट करूं और उसके बाद अपने मनपसंद फैसले जो है ना उससे लिखवाऊं। आपके सामने फैसले मौजूद हैं, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है, पीटीआई का फैसला मौजूद है रिजर्व सीट्स का, हमारे सिंध हाई कोर्ट में जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनाई गई है इसके तमाम फैसले आपके पास मौजूद है। जब हम जाते हैं सिंध गवर्नमेंट की जो नंबर प्लेट से रिलेटेड कोई पिटीशन फाइल होती है तो वो कहते हैं इट्स नॉट अ अर्जेंट हियरिंग एप्लीकेशन, आप छुट्टियों के बाद आएँ। क्या मकसद था इस चीज़ का? हमारे गरीब मोटरसाइकिल वाली जो आवाम है, उसमें जो कम लो बजट वाले हमारे वकील है जो मोटरसाइकिलों पे आते हैं, उसके ऊपर कितना बड़ा बर्डन सिंध गवर्नमेंट ने डाला है, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को नज़र क्यों नहीं आता है? उसका माइंडसेट पता चल रहा होता है इन चीज़ों से। और आगे आप इन लोगों से क्या एक्सपेक्ट करते हैं
जब वहाँ पे इनकी तकदीर का फैसला एक पॉलिटिकल वर्कर ने फॉर्म 47 वाले ने लिखना हो, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं उससे? और यही चीज़ अभी हमारी बार काउंसिल के, बार एसोसिएशन के इलेक्शन में चीज़ें इन्वॉल्व हैं, और ये चाहते हैं कि हर सीट के ऊपर हमारे मंजूर नज़र लोग आएँ, हर सीट के ऊपर हमारे यस मैन आए, जो कि पॉसिबल नहीं है। हमारी बाहर के इलेक्शन जो हैं वो रिगिंग से, फॉर्म 47 से पाक होते हैं, और इंशाअल्लाह ताला इस नवंबर और दिसंबर के बाद पाकिस्तान के हालात बहुत चेंज होंगे, और आप देखेंगे कि 26वीं तरमीम का क्या हाल किया जाता है यहाँ पे। आप बात हमारे ऊपर तो कॉन्स्टिट्यूशन लागू करते हैं, क्या कॉन्स्टिट्यूशन टेबल के उस तरफ लागू नहीं होता है? आप अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशन से पाक समझते हैं कि आप जैसे चाहे कॉन्स्टिट्यूशन को मोड़ दें, लेकिन जो वो लूड़ी लंगड़ी हालत में कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है उस पे आप हम पे लागू करना चाहते हैं। ऐसा नहीं होता है। अगर आप आइन की बात करते हैं, आप रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, तो उसमें 24 करोड़ आवाम का एक एक इंसान बराबर होगा। जो कानून मेरे लिए है वही कानून आपके लिए होना चाहिए। अगर आपके लिए अलग कानून है, मेरे लिए अलग कानून है, तो इस तरीके का निज़ाम जो है वो टकराव की तरफ जाता है। कोई भी वकील, कोई भी माशरा अपने इदारों से कभी भी टकराव की पोजीशन में नहीं जाता है। तो इनको होश के नाखुन लेने चाहिए कि जो आपकी रियासत के अवाम है, जो इदारे हैं, आप डंडे की ज़ोर पे इसको दबा तो सकते हैं, ख़त्म नहीं कर सकते। ये हमारे बड़ों को सोचना चाहिए। सर, आपने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की बात की, तो सिर्फ सिंध में ही कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच क्यों बनाई गई, बाकी सूबों में क्यों नहीं बनाई गई? 26वीं आईनी तरमीम के बाद सिर्फ सिंध में ही कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाई गई है, क्या वजह है? नहीं, ऐसा नहीं है। जो 26वीं तरमीम में है वो कानून जो है वो तमाम सूबों में जो उनका रोल मॉडल था वो ऐसा था कि हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन के केसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से हमारी अपीलेंट साइड, हमारी और जो सिविल की साइड है, जो उसकी अपीलेंट साइड है, और क्रिमिनल की जो हमारी अपीलेंट साइड है, उसके जो जनरल पब्लिक के केसेस होते हैं वो इल्तिवा का शिकार होते हैं। इस तरीके से रोल मॉडल के तौर पे इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ही अलग बनानी थी, लेकिन 26वीं तरमीम में उन्होंने मंजूर तो करवा लिया, लेकिन उसी हाई कोर्ट्स को, उसी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो ऑलरेडी अपॉइंटेड जजेस थे उन्हीं को ही चार्ज दे दिया गया, उन्हीं के ही मंजूर नज़र लोगों को चार्ज दे दिया गया कि आप इस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सरबराह हैं, और हमें यकीन है कि आप जो है ना हमारे खिलाफ कोई फैसला नहीं करेंगे, और उन लोगों को बिठा दिया गया बहुत बदकिस्मती के साथ। लेकिन हमारे उन सीनियर लॉ ऑफिसर्स को भी सोचना चाहिए कि जो जुडिशरी का टाइम है वो बहुत मुख्तसर है, उसके बाद भी आपने इस माशरे में रहना है, और अगर आप चाहते हैं कि ये 24 करोड़ आवाम आपकी इज़्ज़त करे तो आपको इंसाफ पे मबनी फ़ैसले करने होंगे। अगर कोई आपको रोक रहा है इंसाफ से, तो आप आवाम के सामने उन चेहरों को लाएं, उन नामों को लाएं, और अपने ओहदे से बर्खास्त हो जाए। इस तरीके से नहीं चलेगा जिस तरीके से काजी फाइज ईसा पूरा चीफ जस्टिस का अपना टेन्योर एंजॉय करने के बाद जब यूरोप में जाते हैं और टॉक शो में बैठ के बोलते हैं कि मेरे ऊपर बड़ी रिस्ट्रिक्शंस थी, मुझे बहुत प्रेशराइज किया जाता था। जनाब, अगर आपको प्रेशराइज किया जाता था तो आपने अपनी कुर्सी से इस्तीफ़ा क्यों नहीं दिया? आपने पूरे मरात लिए, उस वक्त आपने ये बात क्यों नहीं बताई? पाकिस्तान से बाहर जाके ही आपका खौफ ख़त्म हुआ। कौन ताकतें हैं जिनका खौफ था आपको, और यहाँ पे आप बात नहीं कर सके? यहाँ पे तो आप बड़े बहादुर बनते थे कि मैं इंडिपेंडेंट जज हूँ और मुझे इस प्रोटोकॉल की ज़रूरत नहीं है, मैं 1300 सीसी टोयोटा करोला GLI के अंदर आऊँगा, मेरी यही ज़रूरत है। उस वक्त इतनी ईमानदारी का ड्रामा क्यों किया जाता था? हमारी आवाम को बेवकूफ़ क्यों बनाया जाता था? यही जजेस होते हैं जब रिटायरमेंट के बाद उनको इज़्ज़त नहीं मिलती है, फिर ऐसी बातें करके आवाम की हमदर्दी लेने की कोशिश करते हैं। जनाब, ये आवाम बेवकूफ़ नहीं है। जिस माशरे में आप रहते हैं, जो पानी आप पीते हैं, जो खुराक आप खाते हैं, हम भी वही खुराक खाते हैं, वही पानी पीते हैं। आप हमसे ज़्यादा होशियार नहीं है, तो लिहाजा अपने होश के नाखून लें और अपनी आखरत को संवारें, अपने रिस्क को हलाल करें, और
जो आपको मुश्किलात है आवाम को बताएं। अगर आप वो प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं तो अपना रिज़ाइन दे के किसी और को मौका दें। अच्छा, नंबर प्लेट्स की आपने बात की कि एक आम आदमी कराची में 15,000 20,000 की बाइक लेके घूम रहा है, तो उनको नंबर प्लेट दी जा रही है 5,000 की, 6,000 की, और वो नंबर प्लेट भी अगर वो अफोर्ड कर भी ले तो वो नंबर प्लेट लाइन में लग के 2-3 घंटे और सिर्फ सिविक सेंटर से मिल रही है। तो क्या ये कानून बनाना या फिर इस तरह की चीजें करना दुरुस्त है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं, हम सिंध में रहने वाले हैं, हम सिंधी पठान हैं, और हमें सिंध के कल्चर से, सिंध में रहने वाले जितनी भी ज़बान बोलने वाले हैं उन सब के कल्चर से, उनकी ट्रेडिशन से, उनकी ज़बान से हमें प्यार है, हमें मोहब्बत है, क्योंकि हम यहाँ रहते हैं। हम अजरक जिस तरीके से हमारे लिए अहम और मोहब्बत का सबब है और बाइस है, हम उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। आप नंबर प्लेट के ऊपर सिंध की निशानी बिल्कुल अजरक दें, ये हमारी भी ख्वाहिश है कि आप दें, लेकिन वो जो नंबर प्लेटों का आपने ऑर्डर किया है वो तमाम नंबर प्लेट्स जो हैं, जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड बाइक्स हैं, उनको आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देनी चाहिए थी। एक 15,000 की मोटरसाइकिल चलाने वाले के ऊपर आप 2,500 से 3,000 रुपये का इजाफी बोझ डालेंगे। उन तमाम बोझ के मद्देनज़र जो कि पेट्रोल की सूरत में हमारे पास है, महंगाई की सूरत में हमारे पास है, हमारे पास पहनने के लिए चप्पल भी मौजूद नहीं है। मेरी एक टूटी मोटरसाइकिल है, मैं 250 रुपये की, 2,500 से 3,000 की नंबर प्लेट किस तरीके से अफोर्ड करूँगा? और अगर मैं नंबर प्लेट मेरी मौजूद नहीं होती है, मेरी बाइक को जब्त कर लिया जाता है, मुझ पे 20 से 25,000 का जुर्माना लगाया जाता है। जब हम कोर्ट्स में जाते हैं अपील लेके और PIL लेके, तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस कहती है इट्स नॉट अ मैटर ऑफ अर्जेंट नेचर, आप रेगुलर बेंच में पेश करें जब अगस्त में अदालतें खुलेंगी, और जब तक आवाम पूरी तरीके से पिस ना जाए, जलील ना हो जाए, ख्वार ना हो जाए, तो उस वक्त तक जो है ना आप कुछ नहीं करेंगे। तो हमारी सरकार को भी होश के नाखून लेने चाहिए और आवाम के ऊपर रहम करना चाहिए, और हमारी जुडिशरी को भी सो मोटो एक्शन अगर आपने नहीं लिया तो एक पिटीशन की सूरत में आपके ऊपर, आपको चाहिए था, आपका फ़र्ज़ बनता था, कॉन्स्टिट्यूशनल आपका फरीज़ा था, अहम तरीन फरीज़ा था, मोस्ट अर्जेंट फरीज़ा था कि आप फौरी तौर पे इस ऑर्डर को रोल बैक करते और ऑर्डर करते कि जितनी नंबर प्लेट्स मौजूदा है, बाइकें रजिस्टर्ड है, उनको आप फ्री ऑफ कॉस्ट देते, और जो फ्रेश अनरजिस्टर्ड होने वाली है, जो रजिस्टर्ड होने वाली है, उनके ऊपर आप भले कॉस्ट लगाते, लेकिन जो पुरानी बाइक वाले हैं उनको आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देनी चाहिए थी। इसके मुकाबले में जो सोशल वर्कर्स ने अपनी मदद आपके तहत फ्री ऑफ कॉस्ट उनको देना शुरू भी किया, तो सिंध गवर्नमेंट की नाहिली आप देखें, आप तासुब की इंतहा देखें कि उस सोशल वर्कर्स को ही उठा लिया गया। क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप ऐसी गवर्नमेंट से? हम तो कदर करते हैं जनाब, आप हमें सिंधी, महाजर, उर्दू और गिलगित और बलोची की ज़बानों में हमें ना उलझाए। हर कराची में हर ज़बान बोलने वाला अजरक से मोहब्बत करता है। कराची किसी के बाप का नहीं है, कराची कराची में रहने वालों का है, और कराची में हर रहने वाला कराची के हर ज़बान बोलने वाली की इज़्ज़त करता है। सिंध कराची का हिस्सा है, कराची से अलग नहीं है। सिंधी हमारी जान है, अजरक हमारी पहचान है। हमें ज़बानों में उलझाने की कोशिश ना किया जाए, हमें ज़बानों में उलझा के अपनी करप्शन को छुपाया जाता है। तो हमें भी अपनी आंखें खोलनी चाहिए और हुकूमत को भी होश के नाखून लेने चाहिए। अच्छा, जो इलेक्शंस में आते हैं, जैसे कायदे आज़म ने एक जद्दोजहद चलाई है, सारे बाहर में आते हैं, उनके एक मैनिफेस्टो होता है, उनके नुकात होते हैं। जैसे कायदे आज़म के 14 नुकात हैं, तो अगर मैं पूछूं कि आपके 14 नुकात कौन से हैं, वो क्या हैं? देखिए, बुनियादी तौर पे मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि हमारी कैंपेन में एक चीज़ बड़ी कॉमन होती है जो मैं बहुत ज़्यादा आपके सवाल से पहले हाईलाइट करना चाहूँगा। हमारे जो साबका लीडर्स थे उनको इलेक्शन के दौरान रूल ऑफ लॉ भी याद आ जाता है
कि रूल ऑफ लॉ नाम की भी कोई चीज़ है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी याद आ जाता है, वोट फॉर चेंज भी याद आ जाता है। वो 10 मंजिल एक वकील के पास सीढ़ियों पे चढ़ के जाके वोट मांगते हैं, बारबेक्यू टुनाइट में पीसी होटल में उसके नाज नखरे उठाते हैं, उसकी इज्जत करते हैं, और जब इलेक्शन हो जाता है चाहे वो हारे या जीते, उसके बाद उस वकील की तीमारदारी करने, उसकी गमी खुशी में शरीक होने में अपना कैलिपर डाउन समझते हैं। उनकी शान में बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है अगर वो इलेक्शन के बाद चले जाते हैं। ये चीज़ हमारी बार पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इन है। इसी के साथ मैं आपको बताऊं, वादों का जिक्र मैंने इस वजह से किया। देखें, हमारी बार के जो हालात हैं वो बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत में। आपने देखा होगा करप्शन की भी आवाज़ें हैं, लॉयर्स क्लब की भी आवाज़ें हैं। मैं तमाम चीज़ों की साबका चीज़ों के ऊपर हाईलाइट करने से ज़्यादा नई चीज़ें क्या होनी चाहिए उसके ऊपर ज़्यादा बात करना चाहूँगा। देखें, सबसे पहले सिंध बार कौंसिल में पिछले 10 साल का ऑडिट होना चाहिए। ये पैसा जो था ये हमारे आम वकील का पैसा था, जो हर साल वो अपना पेट काट काट के बार में एनुअली जमा करवाता है। हमारी वकील के इंतकाल पे या उसकी रिटायरमेंट पे उसको 5 लाख रुपए दिए जाते हैं, जबकि एक सेक्रेटरी के रिटायर होने के ऊपर करोड़ों रुपए रिटायरमेंट फंड दिया जाता है। इस बात का कोई पूछने वाला मौजूद नहीं है। हमसे हॉस्पिटल के वादे किए जाता है, आज तक हमने एक ईंट भी ज़मीन पे पड़ती हुई हॉस्पिटल की नहीं देखी। हमसे ज़मीनों का, प्लॉटों का वादा किया जाता है, अल्लाह करे हमें मिले जो वादे सिंध गवर्नमेंट ने हमारे इलेक्टेबल्स के थ्रू किए हैं, लेकिन अभी तक हमें कोई भी चीज़ नज़र नहीं आती है। हमारे जजेस का रवैया बद से बदतर होता जा रहा है। इसको कंट्रोल करना किसका काम था? हमारी बार का काम था, जो कि होना चाहिए था। एक आम वकील को स्टिपेंड्स मिलना चाहिए था, जो कि नहीं मिल रहा। कम से कम मैं समझता हूँ 2.5 से 3 साल तक एक रिजनेबल अमाउंट सिंध बार कौंसिल को एक फ्रेश वकील को देना चाहिए, जिससे कम से कम अपनी वो सफ़ेद पोशी का ख्याल रख सके और एक वाइट कॉलर के तौर पे अपनी लर्निंग अंजाम दे सके। इंश्योरेंस के नाम पे हमें बेवकूफ़ बनाया गया। इंश्योरेंस की पॉलिसी होनी चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि जितनी भी ये मामलात हैं मोस्ट अर्जेंट बेसिस पे तय होने चाहिए, और 5 साल इसको कंप्लीट करने के लिए मोर देन इनफ पीरियड है। ये एक वॉलंटरली जॉब है, वॉलंटरली पोस्ट है, चाहे वो हमारी एसोसिएशन की हो या काउंसिल की हो।